हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th का लाइट वाला सेक्शन कवर कर रहे हैं इस सेशन में। और लाइट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो है प्रिज्म यानी कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे रियल एंड एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट। और साथ ही साथ हम इस लेसन में बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि आईसीएससी 10th क्लास का जो पहला सेक्शन है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ सरफेस, वो कंप्लीट आपका जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होता है, किस चीज को हम जो है रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को सबसे पहले हम समझेंगे कि हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए हम लोग सभी लोग जानते हैं कि लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। यानी कि लाइट की जो फास्टेस्ट स्पीड है वो एयर या फिर वैक्यूम में है, और उसे हम कितना लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहते हैं। सो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो आप कहेंगे व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, देन इट गेट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। ठीक है, बस आप ये कहिए कि डेविएट मतलब भटक जाती है, उसे पता नहीं चलता वो सीधे जा रही थी लेकिन टेढ़ी हो जाएगी। तो ये जो डेविएशन लाइट के पाथ में देखने को मिला, कब, जब लाइट ने अपने मीडियम को क्या किया, चेंज किया। तो इस इवेंट को हम लोग फिजिक्स में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। आप देखिए, मान लेते हैं कि हम लोग एक इमेजिनेशन ले रहे हैं और हम इमेजिन कर रहे हैं कि भाई ये एक बाउंड्री है मीडियम की, ऊपर एयर है और नीचे वाटर है। ठीक है, ऊपर एयर है और नीचे क्या है, वाटर है। अब जब हम लाइट की बात करेंगे, लाइट रे जब स्ट्राइक करेगी इस पॉइंट पर, तो आप देखिए वैसे सभी लोग कह रहे हैं कि भाई इसको सीधा जाना चाहिए था। ठीक है, लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है वो कौन सा पाथ है, ये लाइट का ओरिजिनल पाथ है। लेकिन जब लाइट मीडियम को बदलती है, जब लाइट का मीडियम चेंज होता है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। ये देखिए भाई, जाना कैसे चाहिए था इसको, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हैं कि जब एयर से अंदर वाटर में आया तो लाइट रे क्या हुई, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गई, डेविएट हो गई। ठीक, आप उल्टा भी समझ सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या सर हमेशा लाइट इसी तरफ शिफ्ट होगी, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। मान लीजिए मैं ऊपर वाटर ले लेता हूं और नीचे इस बार मैं एयर ले लेता हूं। ठीक है, मैं वाटर ले लेता हूं और नीचे क्या ले लेता हूं, एयर ले लेता हूं। और लाइट रे को आपको बना के दिखाता हूं। ये लाइट रे इस तरीके से स्ट्राइक कर रही है, यहां इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। हालांकि पूरी टर्मिनोलॉजी मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। यहां अगर हम एक लाइन खींच दें और इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर, या फिर इसको कहेंगे हम लोग नॉर्मल। तो इस कंडीशन में देखने में आया कि लाइट का जो ओरिजिनल पाथ था वो ये था, लाइट इस तरीके से जाना चाह रही थी। लेकिन जैसे ही वाटर से लाइट एयर में एंटर किया, ठीक, तो एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है और वाटर में लाइट की स्पीड क्या है, कम है। तो यानी कि जब डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट आएगा, सो लाइट क्या हो जाएगी, इस तरीके से बेंट हो जाएगी। तो आप दोनों डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, सो इट बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ इस तरह बेंट हो गया, आप देखिए ये इस तरीके से बेंट हो गया लाइट। और जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर कर रहा है, सो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप देखिए ये नॉर्मल से दूर जा रही है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कॉज क्या है, ठीक है, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, किस कारण से रिफ्रैक्शन होता है, रीजन क्या है रिफ्रैक्शन के लिए,
तो आप एग्जाम में सिर्फ एक ही बात लिखिएगा और वो बात आपको इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। आप कहेंगे एज लाइट हैज डिफरेंट स्पीड, as light has different speed in different media या different medium, ये रिफ्रैक्शन का कॉज है, डिफरेंट मीडियम। पक्की बात, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आप एक सिंपल लैंग्वेज में उसको जवाब दीजिएगा। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप कहेंगे deviation in the path या deviation in the light ray when it goes from one medium to another medium due to the change in speed is called refraction of light। अब हम समझ गए। अब हम दो बातें और समझ गए, इसको नोट करके हम लिख लेते हैं। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मीडियम को हम लोग जो है दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑप्टिकल मीडियम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? रिफ्रैक्शन के बेसिस पर। एक को हम कहेंगे रेयर मीडियम और दूसरे को हम कहेंगे डेंसर मीडियम। इसे हम कहेंगे डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम का मतलब ये नहीं है कि वो डेंस है, वो डेंसिटी वाला नहीं है। यहां पर मास अपॉन वॉल्यूम वो अलग चीज होती है। अब किस मीडियम को आप ऑप्टिकली रेयर कहोगे और किस मीडियम को आप ऑप्टिकली डेंस कहोगे? देखिए, जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ग्रुप बनाता हूं, पहला ग्रुप देखिए, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप वन में मैं दो मीडियम लेता हूं। एक में लेता हूं एयर और एक लेता हूं वाटर। इस ग्रुप के दो मेंबर हैं और इस ग्रुप में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एयर और वाटर में कौन रेयर मीडियम है, कौन डेंसर मीडियम है, तो लाइट की स्पीड एयर में ज्यादा है और वाटर में लाइट की स्पीड कम है एज कंपेयर टू एयर। तो हम कहेंगे कि ग्रुप का ये वाला जो मेंबर है ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, और ग्रुप का ये जो मेंबर है ये ऑप्टिकली डेंस मीडियम है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वाटर डेंस है। अब क्योंकि जैसे ही मैं ग्रुप चेंज करूंगा, आप देखिए जरा, जैसे ही मैं ग्रुप चेंज करूंगा, ठीक है, ग्रुप नंबर 2, इसमें मैं ले लेता हूं ग्लास एंड वाटर। अब देखिए आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली रेयर एंड डेंसर जब हम बोलते हैं, सो इट्स जस्ट अ कंपैरिजन दैट इन विच मीडियम लाइट इज मूविंग फास्ट एंड इन विच मीडियम लाइट इज मूविंग स्लो। तो जहां लाइट की स्पीड स्लो होगी उस मीडियम को आप डेंसर मीडियम बोलोगे, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, उसे आप क्या बोलोगे, रेयर मीडियम बोलोगे। अब मैंने ग्रुप नंबर 2 ले लिया। अब इस सेकंड ग्रुप में ध्यान से देखेंगे अगर हम, ठीक है, तो इस सेकंड मीडियम में ग्लास डेंसर मीडियम हो जाएगा, ग्लास इज अ डेंसर मीडियम एंड वाटर इज अ रेयर मीडियम। और वाटर क्या होगा, वाटर रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगा। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या था उस चीज को समझो। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आप एब्सोल्युटली ये नहीं कह सकते कि वाटर इज अ डेंसर मीडियम। हाँ, अगर आपको कोई ग्रुप दिया जाए, उस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हों या बहुत सारे मटेरियल्स का कंपैरिजन हो, देन वी विल डिसाइड विच वन इज डेंसर एंड विच वन इज अ रेयर। ओके, and air is a absolute medium, air, because light has a maximum speed in air, so with respect to any another material, air is always a rarer medium. Like if we compare between air and glass, so air is a rarer medium. If we compare between air and water, so air is a rarer medium and water is a denser medium. If we compare between air and oil, so air is a rarer medium, oil is a denser medium. But other than air, if we have different materials, so we cannot say that this one is a denser and this one is a rarer. We will decide after knowing the value of speed of light in that particular medium. So basically it's a comparison. We can't say absolutely that water is a denser medium. Look at the group number 2. Here we have glass and water, and we say
glass is a denser and water is a rarer. But in example number 1, water was a denser medium. Okay, so this thing is clear. So now we'll move to the next. So क्या हम लोगों ने सीखा, इसको हम थोड़ा सा कंक्लूजन में ले आते हैं. ठीक है, अब कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा. जब लाइट रे रेयरर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी, ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर डेविएशन होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि डेविएशन तभी होगा जब जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो आपका जो है लाइट रे के अंदर डेविएशन देखने को मिलेगा. बट व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा. और जब लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो क्या होगा इस केस में, तो इस केस में देखिए क्या होगा. अब यहां पर आप एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक है. सो लाइट रे गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताता हूं. ठीक है, अब बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए हम लोग जो है ग्लास स्लैब के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है उसको हम लोग स्टडी करेंगे. तो आइए अब हम समझना चाह रहे हैं अगला टॉपिक. ठीक है, अगला टॉपिक हम समझेंगे रिफ्रैक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास सरफेस. रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास सरफेस या ग्लास स्लैब ले सकते हैं आप लोग. आप यहां पर ग्लास स्लैब लिख लीजिए इस तरीके से. ठीक है, तो चलिए मैं एक ग्लास स्लैब आपको लेके दिखाता हूं. ठीक है, आप इस चीज को ध्यान से अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये एक एम्प्टी ग्लास है मेरे पास. ठीक है, तो ये भी एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम होगा. मैं देखो इसको रिफ्रैक्टिंग मीडियम आपको बना के दिखाता हूं. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के देखते हैं. मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बताना चाहता हूं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है. ठीक है, आपको किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है. ठीक है, तो हम इस ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये मैंने इसके अंदर जो है पानी डाल दिया. ठीक है, अब अगर मैं एक पेन ले लूं, ठीक है, या कोई पेंसिल ले लेता हूं. ठीक है, तो एक पेंसिल में ले रहा हूं, ये देखिए पेंसिल मैंने ले लिया एक. अब इस पेंसिल को मैं ऐसे रख रहा हूं तो आपको ये पेंसिल बिल्कुल सीधी दिख रही है. लेकिन अगर मैं इस पेंसिल को इसमें डाल दूं और आप जो है इसको ऑब्जर्व करें, ये चीज ऑब्जर्व करो, यहां पर देखो, ध्यान से देखो जी बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है कि ये पेंसिल क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है. देखो सब लोग, बच्चा लोग, मैं कैमरे के और क्लोज ले आता हूं. ठीक है, अब आप देखिए ऐसा लग रहा है कि पेंसिल क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है. सो ये पेंसिल ब्रेक नहीं हुई है. बेसिकली क्या है कि पेंसिल का ये वाला पार्ट एयर में है और पेंसिल का दूसरा पार्ट क्या है, वाटर में है. तो ये किसकी वजह से हुआ है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ. दोबारा देखो, अभी पूरी पेंसिल आपको हवा में दिख रही है. जैसे मैं इसके अंदर डालूंगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि पेंसिल क्या हो गई है, टूट गई है. अब आप देखिए कैमरे के नजदीक में उसको लेके आ रहा हूं, आप सभी लोग देखिएगा, ऐसा लग रहा है कि पेंसिल क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है. तो बेसिकली ये क्या है, ये डेविएशन है. आप अगर टॉप व्यू अगर आप देखें तो टॉप व्यू में आपको ऐसा लगेगा कि पेंसिल जो है ऐसे टेढ़ी हो गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है. ठीक है, तो ये इसके पीछे जो रीजन है, इसके पीछे जो साइंस है वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है. कि लाइट क्या होती है, अपने पाथ से एक्चुअली क्या हुई है, डेविएट हुई है, और उसकी वजह से आपको ऐसा नजर आ रहा है. अब इस ये देखिए, ये देखिए मैं अपने अपने फेस के सामने ये लगा लेता हूं, तो आपको अगर आप इस ग्लास से देखोगे ना मुझे, तो मैं थोड़ा सा आपको अलग दिखाई दूंगा. देखो ये वाली आंख देखो मेरी वाली, ठीक है, थोड़ी थोड़ी ब्लर भी दिखाई दे रही होगी. मैं आगे चलता हूं, देखो ये देखो. तो बेसिकली क्या है, एक लेंस की तरह भी बिहेव कर रहा है ना. तो ये लेंस के अंदर भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है. तो ये सब बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली जो रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं, तो एक्चुअल लाइफ में हम लोग उसको कहां कहां पर देख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन किस तरह का होता है. ठीक है, तो अब हम एक ग्लास स्लैब लेंगे और उस ग्लास स्लैब के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हम वहां पर डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए जल्दी से एक ग्लास स्लैब लेते हैं और फिर बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. तो मैं एक ग्लास स्लैब ले रहा हूं, तो ये एक ग्लास स्लैब मैंने ले लिया. ठीक है प्यारे बच्चों, और
हम एक ऑप्टिकल रे कंसीडर करेंगे। ये ऑप्टिकल रे इस तरीके से सीधी आ रही है, तो इस रे का नाम क्या होगा? इस रे का नाम होगा इंसिडेंट रे। क्या नाम होगा इसका? इंसिडेंट रे हम लोग इसका नाम रखेंगे। ठीक है, इंसिडेंट मतलब आने वाली रे। ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करेगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? उस पॉइंट को कहेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे इसको हम लोग? बोलो जल्दी से। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे इसे हम लोग। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, यानी कि यहां पर लाइट रे आकर टकरा रही है। ठीक, और जिस पॉइंट पर ये टकराई है, अगर वहां आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है, आप इस तरह से एक परपेंडिकुलर बना दें, ये परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है, इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। बेसिकली मैथ्स की लैंग्वेज में परपेंडिकुलर को नॉर्मल ही बोला जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम नॉर्मल कहेंगे कि ये हमारी नॉर्मल है। ठीक है, अब रे का एक्चुअल पाथ क्या था बताइए? ये रे का एक्चुअल पाथ तो ये था, रे तो इस तरह से जाना चाह रही थी। ठीक, लेकिन ऊपर एयर है और अंदर ग्लास है। ये ऊपर एयर है और ये क्या है प्यारे बच्चों? ये आपका ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास है आपका। तो आपको पता है कि एयर के कंपैरिजन में ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। और डेंसर मीडियम क्यों है? क्योंकि इसमें लाइट की स्पीड क्या है? कम है। तो क्या होने वाला है दोस्तों? लाइट रे क्या होगी? अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। चलो मैं व्हाइट कलर से ही बना देता हूं। ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये वाली जो रे है ना प्यारे बच्चों, इस रे को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे बोलते हैं इसे? बोलो। इस रे को हम लोग क्या कहते हैं? इस रे को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। नाम याद हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग इसे? रिफ्रैक्टेड रे। नाम याद कीजिएगा। ठीक है, तो दो रे हो गई आपकी, कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, और दूसरी रे कौन सी हुई? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब जब ये वाली रे यहां पर स्ट्राइक करेगा, जब इस पॉइंट पर रे स्ट्राइक करेगी, तो यहां वापस से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। तो वापस से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो लाइट रे क्या होगी? लाइट रे अब क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है, क्योंकि वापस से बच्चा एयर आ गया है ना, ऊपर भी एयर, बीच में ग्लास, फिर एयर आ गया, तो क्या होगा? लाइट रे गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि जब लाइट जो है इमर्ज करेगी यहां से, तो जो इमर्जेंट आपकी रे होगी वो ओरिजिनल पाथ के क्या होगी? पैरेलल होगी। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है मेरा? कहने का मतलब मेरा ये है प्यारे बच्चों कि ये वाली जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं और ये वाली जो रे आप देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल है। ऐसा लग रहा है कि रे ऐसे जाना चाह रही थी, लेकिन लिटरली ऐसे शिफ्ट हो गई है। तो इस रे को क्या बोलते हैं? इस रे को हम लोग कहते हैं इमर्जेंट रे। कौन सी रे बोलते हैं? बोलो जल्दी जल्दी से इसको। इस रे को हम लोग क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, अब एंगल्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये वाला जो एंगल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं हम लोग इसे? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये वाला जो एंगल होता है, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, अब आप मैथमेटिक्स आपने सबने पढ़ी है, अगर ये एंगल आर है तो ऑब्वियस होगा ये वाला एंगल भी आर होगा। ठीक है, अगर ऊपर और नीचे मीडियम सेम है, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है आपका ई होगा। वापस से मैं सेंटेंस को कंप्लीट करता हूं कि अगर ऊपर भी एयर है और लास्ट में भी एयर है, तो याद रखिएगा एंगल आई इज इक्वल टू ई के इक्वल होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। लेकिन ये कंडीशन कब फॉलो होगी बताइए? ये कंडीशन तभी फॉलो होगी प्यारे बच्चों जब आपका इंसिडेंट मीडियम और आपका इमर्जेंट मीडियम क्या हो? सेम हो। मतलब लाइट एयर से एंटर किया था और फाइनली एयर में ही इमर्ज आउट हो गया, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे। पक्की बात? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, दूसरी एक और एंगल की तरफ हम लोग इशारा करते हैं, एक और एंगल देखते हैं। ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं ना, ये वाला एंगल, तो बच्चे इस वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? ये ग्रीन वाला जो एंगल है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। आप बिल्कुल ध्यान से देखो,
ठीक है, मैं नाम वापस लिख देता हूं। आई को हमने क्या कहा? आई को हमने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा आई को हमने? आई को हमने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था। ठीक है, आर को हमने क्या कहा? आर को हमने कहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर को क्या कहा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा हमने आर को। और बच्चे डेल को क्या कहा हमने, बताओ? डेल को हमने कहा एंगल ऑफ डेविएशन। डेल को क्या बोला, बोलो जल्दी से? डेल को हमने कहा एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब आप ज्योमेट्री को ध्यान से देखो। मैं थोड़ा सा आपको वापस से जूम करके दिखाता हूं। ठीक है, मैं वापस से जूम करके दिखाता हूं इस वाले ड्राइंग को। ये देखो, ये ड्राइंग को बड़े अच्छे से देखो आप। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये एंगल आई था तो ज्योमेट्री के हिसाब से भाई ये पूरा एंगल भी तो आई होगा, है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये डेल एंगल कितना है, तो आप सिंपल कहोगे सर ये पूरा एंगल आई है, आई में से क्या माइनस कर दो सर? आर को माइनस कर दो। तो क्या मिल जाएगा आपको? एंगल ऑफ डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम एंगल ऑफ डेविएशन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब सब लोग समझ गए हैं? क्या समझे हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं? ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर, सो डेल इज इक्वल टू क्या होगा? आई माइनस आर होगा। ये बात आपको याद करनी है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? आई माइनस आर होगा। ठीक है, अब दो बातें याद करना है मेरे साथ। ठीक है, चलो दो बातें कौन कौन सी याद करोगे? अच्छा, ये वाला डायग्राम आप दोबारा देख लो, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, ये सारे नाम आपको याद करने हैं कि कौन सी रे को हम एंगल ऑफ इंसिडेंट रे बोलते हैं, कौन सी रे को हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, कौन सी रे को हम इमर्जेंट रे बोलते हैं, कौन सा एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। और मैंने आपको बताया कि अगर यहां पर भी एयर है, इंसिडेंट मीडियम भी एयर है, और आपका रिफ्रैक्टेड जो इमर्जेंट मीडियम है वो भी एयर है, तो ये वाला जो इमर्जेंट रे होगा वो ओरिजिनल पाथ के क्या होगा? पैरेलल होगा। और इस कंडीशन में आई एंगल किसके इक्वल होगा? ई एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको सबको याद करनी पड़ेगी। अब देखो, दो बातें आप हमेशा याद रखना। ठीक है, दो बातें कौन कौन सी याद रखोगे? चलो मैं आपको दो बातें और बताता हूं, फिर हम चलेंगे स्नेल्स लॉ की तरफ कि स्नेल्स लॉ क्या है, और फिर कुछ स्पेशल कंडीशन भी पढ़ेंगे। तो पहला हैशटैग देखिए क्या है। पहला हैशटैग बनाते हैं। तो पहला हैशटैग ये है कि अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करे, कौन से मीडियम से? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर लाइट रे एंटर करे तो क्या होगा? तो देखो जरा प्यार से, बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, ये लाइट रे रेयरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो क्या होगा? तो आप सब लोग जानते हैं, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, इट गेट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ये वाला एंगल आई होगा, और ये वाला एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल आर कहेंगे। और दोस्तों ये बात याद रखना कि इस कंडीशन में आई एंगल क्या होता है? आर एंगल से बड़ा होता है। ठीक है, मतलब जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो छोटा होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? बड़ा होता है। बात याद रहेगी? पक्की बात? चलो एक दूसरा हैशटैग याद करो। ठीक है, एक और याद करो मेरे साथ। अब इसका उल्टा ले लेते हैं। इसका उल्टा क्या ले लेते हैं कि अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए तो क्या होगा? अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा? जरा देखो सब लोग जरा फटाफट। ठीक है, ये वापस से हम लोग जो है एक मीडियम, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऊपर हमने डेंसर मीडियम ले लिया और नीचे हमने रेयरर मीडियम ले लिया। ठीक है, तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था बताओ? कि कोई लाइट रे अगर इस तरह से स्ट्राइक करेगा, ठीक है, फिर यहां पर नॉर्मल बना देंगे। देखो रिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए नॉर्मल बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अगर आप ये नॉर्मल ड्रॉ नहीं करोगे आप ये जान नहीं पाओगे कि रिफ्रैक्शन कैसे हुआ है। तो अब डेंसर से रेयरर मीडियम में गया है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, और ये रे आपकी ऐसे जाएगी। तो बताओ इसमें आर एंगल बड़ा होना चाहिए, है ना? तो जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करेगा तो उस कंडीशन में आई एंगल छोटा होगा और आर एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। तो बताओ कितना प्यारा हैशटैग था, बताओ, है ना?
ठीक है, कि आपसे पूछ सकता है कि लाइट रे वाटर से ग्लास में ट्रेवल कर रहा है, तो बताओ इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, ये रेयर टू डेंसर का केस है और ये डेंसर टू रेयरर का केस है। पक्की बात। अब एक और हैशटैग याद करो मेरे साथ। एक हैशटैग क्या है, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। चलो भाई तुम थोड़ा ऊपर आ जाओ। एक अगला हैशटैग देखिए क्या है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना है, तो बात जो है हैशटैग के टर्म्स में होनी चाहिए। ठीक है, हैशटैग वायरल शॉट, हैशटैग ट्रेंडिंग शॉट। ठीक है, तो इसीलिए मैं हैशटैग ले रहा हूं यहां पर। तो अब ये बात भी याद रखो, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में। चाहे ऊपर कोई भी मीडियम हो, ठीक है, ऊपर चाहे आपका रेयरर मीडियम हो, चाहे नीचे डेंसर मीडियम हो, चाहे डेंसर हो नीचे रेयरर हो, अगर कोई लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आती है, नॉर्मल माने परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल है, देखो ये नॉर्मल है। ठीक है, अगर कोई लाइट रे नॉर्मली स्ट्राइक करेगा प्यारे बच्चों, नॉर्मली किसी सरफेस पर स्ट्राइक करेगा इस तरीके से। ठीक है, मैं दूसरे पेन से बना देता हूं। कोई लाइट रे इस तरह से नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है, तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो बिल्कुल सीधे चली जाएगी। ठीक है, क्या क्या लिखोगे, व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक नॉर्मली ऑन अ सरफेस ऑफ अ मीडियम देन इट गोज विदाउट एनी डेविएशन। तो इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि कोई लाइट रे अगर इस तरह से फॉल हो रही है और ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, लाइट रे बिल्कुल सीधी चली जाएगी, उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। तो आपने देखा कि जो बगुला होता है ना, जो बगुला जो मछली पकड़ता है, तो वो ऐसे नहीं देखता है मछली को, वो ऐसे देखता है। क्यों देखता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसमें क्या होता है कि लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगा, तो उसको मछली का जो पोजीशन है ना, वो एग्जैक्टली वहीं पर दिखाई देगा जहां पर मछली है। और हम लोग जाते हैं मछली पकड़ने, अब हम देखते हैं ऐसे, हमें मछली दिखती है वहां पर, एक्चुअल में मछली हमें ऊपर दिख रही है, मछली तो एक्चुअल में नीचे है, क्योंकि लाइट रे में क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन। अब हम मछली पकड़ने के लिए ऐसे करेंगे, अब मछली भाग जाएगी, हाथ से मछली नहीं पकड़ पाएंगे। तो बगुला देखा है ना आपने, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, वो एक टांग पे इस तरह खड़े होकर बिल्कुल ध्यान लगा के रखता है, फोकस लगा के रखता है। तो वो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करता है। यानी कि बगुला हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। ठीक है, उसे ऑप्टिक्स के नॉलेज है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको किसी चीज को देखना हो, तो अगर आप परपेंडिकुलरली देखेंगे तो आपको रिफ्रैक्शन वहां पर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर बेंट नहीं होगी लाइट। ठीक है, तो आपको जो डेप्थ आपको दिखाई देगी वो एक्चुअल उतनी ही दिखाई देगी जितनी वो है। ठीक है, तो ये 3 हैशटैग आपको याद करने हैं। चलिए अब थोड़ा सा बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था स्नेल, और उन्होंने जो है बहुत अच्छा लॉ दिया जिसको हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। लेकिन अब हम थोड़ा सा जानते हैं सबसे पहले कि जिस तरह से आपने क्लास 9th में जो है रिफ्लेक्शन को स्टडी किया था और आपने वहां पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसी तरह से हम पढ़ेंगे अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आइए जल्दी से समझो। अगला हैशटैग देखो क्या है, अगला हैशटैग है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं जरा। तो रिफ्रैक्शन के 2 लॉज हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन के मेनली कितने लॉज हैं, 2 लॉज हैं। पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in same geometrical plane, lies in same plane बोल सकते हो या same geometrical plane बोल सकते हो। यानी कि जिस ज्योमेट्रिकल प्लेन में, जैसे मैं कागज से समझाता हूं आपको। ठीक है, अब ये पेपर है, अब अगर इंसिडेंट रे इस प्लेन में है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी क्या होगी, इसी प्लेन में लाई करेगी, और नॉर्मल भी इसी प्लेन में लाई करेगी। अब 2 डिफरेंट प्लेन बना के दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, जैसे एक प्लेन ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ठीक है, और एक प्लेन ये हो गया वर्टिकल प्लेन। तो पहला लॉ ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रे हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी कहां होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी। ठीक है, और नॉर्मल भी कहां होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी। ठीक है, तो पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, ठीक
ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री लाइज इन सेम ज्योमेट्रिकल प्लेन। सेकेंड लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अब स्नेल ने क्या कहा, स्नेल ने कहा द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से समझो, आपकी किताब में थोड़ा अलग लिखा होगा, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ द एंगल made by the ray in that medium with normal is always being a constant, ये बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड आया है, और वो वर्ड क्या है, वो वर्ड है आपका, ठीक है, ये वर्ड देखिए यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसके बारे में तुम जानते नहीं है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद इसके बारे में भी आपको बात बताऊंगा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है। ठीक है, फिलहाल आप सोचिए कि स्नेल ने क्या कहा। स्नेल ने ये कहा कि अगर आपके पास कोई मीडियम है और उस मीडियम में कोई रे है और वो रे नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है, मान लो यहां एंगल कितना बनाया, आई एंगल बनाया। ठीक है, अब रे थोड़ी सी बेंट हो गई, ठीक है, यहां कितना एंगल बनाया, सपोज आर एंगल बनाया। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2। तो स्नेल अंकल क्या बोले, स्नेल अंकल ये बोले कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उस मीडियम में जो एंगल बना है, यानी कि साइन आई, ये इसकी वैल्यू बराबर होगी किसके, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू सेकेंड मीडियम में रे ने कितना एंगल बनाया नॉर्मल के साथ। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ म्यू एंड साइन ऑफ द एंगल ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और कुछ बच्चे ऐसा भी पढ़ते हैं, किताबों में लिखा होगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 एंड दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब आपने अपनी बुक में क्या लिखा, ठीक है, आपने अपनी बुक में क्या लिखा हुआ पढ़ा, बताओ, आपने अपनी बुक में पढ़ा द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज बीइंग अ कांस्टेंट। लेकिन मैंने आपको स्नेल लॉ की ओरिजिनल डेफिनेशन बताई, जो स्नेल ने ओरिजिनल डेफिनेशन दिया था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिए, जब न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। ओहो, समझ गया मैं आप क्या जानना चाह रहे हो, क्योंकि आप जानना चाह रहे हो कि सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज होती है ना, ये बात तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई साइन लेना है और उसके साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, लेकिन सर थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे समझा जा सकता है। तो चलो मैं आपको बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे। हम किस किस का कंपैरिजन कर रहे थे, हम लोग ये बता रहे थे कि ये मीडियम आपका रेयरर मीडियम है, ये मीडियम आपका डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने मैथमेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। ठीक, तो आइए जरा मैथमेटिकली समझते हैं। तो मैं अब आपको क्या सिखाने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं हैशटैग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये समझो जरा, ये बहुत प्यारा एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है जब हम रे ऑप्टिक्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक कंपैरिजन है। क्या है, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो देखो जरा ध्यान से समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज डिफाइंड एज स्पीड ऑफ लाइट
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां लिख दो, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजरमेंट, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the measurement of optical density, is the measurement of optical density of a medium। हाँ, कि कोई मीडियम कितना ऑप्टिकल डेंस है। अब यहां पर फिर कंफ्यूजन हो गया, बताओ छोटे बच्चे कितना कंफ्यूजन दिमाग में हो जाता है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है, एक डेंसिटी तो होती है मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन यहां हमने लिखा ऑप्टिकल डेंसिटी। अब देखो ये पानी है, ठीक, और इस यहां मेरे आसपास क्या है, एयर है। तो एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा है और पानी में लाइट का स्पीड थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू एयर। तो हम कहेंगे वाटर, क्या कहेंगे, वाटर इज ऑप्टिकली डेंस देन एयर। क्या बोलेंगे हम लोग, वाटर इज ऑप्टिकली डेंस देन एयर। अब ये कितना डेंस है, कितना टाइम्स डेंस है, या इसमें लाइट का स्पीड कितना कम है, तो उस चीज को हमने डिफाइन करने के लिए क्या क्या बनाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाया। अब सुनो 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 सुनो, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा समझो जरा इस बात को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहेंगे म्यू इज इक्वल टू सी ओवर वी। ठीक, अब इसके मीनिंग को थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, पता है आपको, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो ये बात लिख देते हैं हम लोग यहां पर, इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया सर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैंने कहा, मैंने आपसे कहा कि जो लाइट की स्पीड है किसके अंदर, ग्लास के अंदर, वो कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, म्यू इज इक्वल टू 3 × 10⁸, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है, और डिवाइड कर दो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी ग्लास, 2 × 10⁸, ये इससे कैंसिल हुआ। So 3/2 means 1.5। तो अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका मतलब ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है, 1/1.5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, देखो देखो एक और एग्जांपल सुनो, अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है आपको। देखो, अगर बच्चे कोई आपसे पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज एन, न लेके हम कुछ और ले लेते हैं, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 2। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज c/2, हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अगर कोई आपसे कहे कोई कहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is 3/2, then speed of light in that medium is c/3/2. So it means speed of light in that medium is 2/3 times of speed of light in air. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने क्यों बनाया, क्यों हमने ये मैथमेटिकल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, इसलिए ताकि हम ये बता पाए
कि पर्टिकुलर मीडियम में लाइट का जो स्पीड है वो एयर में जो लाइट का स्पीड है उसके कंपैरिजन में कितना कम है। ठीक है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 था तो उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या हो गया, c/2 हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 3/2 था तो उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना हो गया, 2/3 टाइम्स हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, एक और हैशटैग देखो, एक और हैशटैग देखिए, ध्यान से देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा एज म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, और v इज ऑलवेज लेस देन c। कोई भी मीडियम आप ले लो, चाहे वाटर ले लो, चाहे ग्लास ले लो, चाहे केरोसिन ऑयल ले लो, रिफाइंड ऑयल ले लो, ठीक है, इन सब में लाइट का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, 3 इंटू 10⁸ से कम होता है। मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार ये चीज बता चुका कि लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड कहां होती है, एयर में होती है। अगर म्यू जो है सी से छोटा है, यानी कि डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द न्यूमरेटर, सो क्या होगा, देन म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम एक्सेप्ट लाइट, एक्सेप्ट एयर, सॉरी, एक्सेप्ट एयर, हवा को छोड़कर, एयर को छोड़कर दुनिया में जितने भी मीडियम हैं उन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन 1। और म्यू इज इक्वल टू 1 क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 1 किसके लिए लिखोगे, म्यू इज इक्वल टू 1 इज फॉर एयर। ठीक है, तो सबसे छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझो समझो समझो, म्यू छोटा, म्यू अगर छोटा है, म्यू अगर छोटा है तो स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। याद करोगे, म्यू की वैल्यू जितनी कम होगी, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1, 1 से छोटा नहीं होता कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर आपको क्वेश्चन दे दें कि अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.5, आप बोलना गलत है, क्योंकि म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 1, जो किसके लिए है, एयर के लिए। बाकी कोई भी मीडियम होगा उसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, और अगर म्यू बड़ा होगा, बताओ, अगर म्यू बड़ा होगा, म्यू की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, है ना, इसका मतलब होगा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी भैया, कम होगी। पक्की बात, बताओ, ये बात समझ में आ गई। तो हमने म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, म्यू, म्यू, ठीक है, कैसे प्रोनाउंस करना है, म्यू। ठीक है, तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस क्यों किया, इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि हम ये बता पाए कि किसी भी मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है ना, ज्यादा है या कम है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा एक बात बताओ, एक और एग्जांपल से समझो जरा थोड़ा सा। अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको, मैं कहता हूं कि म्यू इज इक्वल टू 1.5 फॉर ग्लास, ठीक है, और मैं कहता हूं कि म्यू इज 1.33 फॉर वाटर, म्यू इज 1.33 फॉर वाटर। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा है, अभी मैंने बताया। अच्छा, ग्लास में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा या वाटर में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। अब सिंपल सी बात है कि भाई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा बड़ा होगा लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। तो आपने मुझे बताया कि सर वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये समझे, बताओ, अब तो समझ में आया कि म्यू क्या बताता है, किस चीज को सिग्निफाई करता है, म्यू किस चीज का सिग्निफिकेंस है, बेसिकली ये एक कंपैरिजन है, किसका, स्पीड ऑफ लाइट का। तो ये बात आपको याद करनी है, ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है, चलो अब मेरी बात को ध्यान से समझो जरा। ठीक, अब एक और हैशटैग आ जाएगा। अब आपको कभी कोई अगर ये बोले 1 म्यू 2,
क्या बोले 1 म्यू टू। तो 1 म्यू टू का मतलब क्या होगा, 1 म्यू टू का मतलब होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्या बोलेंगे, विद रिस्पेक्ट टू 1। अच्छा, अगर कोई बोले, ठीक है, कोई यहां बोले रोहित, ठीक है, और यहां लिख दे रोहन, तो क्या मतलब हुआ इसका बताओ। इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रोहित, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रोहित विद रिस्पेक्ट टू मोहन, ठीक है, रोहन, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू रोहन। नहीं समझे, मैं ये प्रोनाउंस कर लोगे ना आप लोग। अच्छा, अगर कोई ऐसे बोले म्यू, ठीक है, यहां बोलते बाबू, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग वर्ड है, ठीक है, और यहां बोलते सोना, है ना, फोन पे पूछते ना आजकल लोग, मेरे बाबू ने खाना खाया, ठीक। तो इसको कैसे पढ़ेंगे आप, ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बाबू, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सोना। समझे, ये बात समझनी है आपको, कैसे पढ़ना है इसको। 1 म्यू टू का मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब थोड़ा सा कहानी को आगे लेके चलते हैं, अब इसको और ज्यादा क्लैरिफाई करते हैं। तो और ज्यादा क्लैरिफाई कैसे करेंगे जरा देखो। अगर कोई आपसे कहे इस तरह से लिखो, ठीक है, तो लिख दिया हमने, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। अब जिसके रिस्पेक्ट में होगा तो इसको कैसे लिखेंगे आप, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, और एयर जो है एब्सोल्यूट मीडियम है तो ए लगा देंगे यहां पर, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा वो हमेशा डिवाइड में आएगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, और जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो हमेशा कहां आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, तो म्यू टू क्या हो जाएगा, दिस इज सी अपॉन V2 एंड दिस इज सी अपॉन V1, तो सी से सी कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, V1 बाई V2। ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों याद रखेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला सबको याद रखना है। दूसरी बात याद करेंगे प्यारे बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ ऑफ लाइट के, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड कलर की है, तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वॉयलेट कलर की है, तो वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो म्यू और लैम्डा के बीच में रिलेशन को आपको समझना है कि म्यू और लैम्डा किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। दूसरी बात, एक और हैशटैग समझेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है। ये हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होता है, ऑयल के लिए अलग होता है, वाटर के लिए अलग होता है, ग्लास के लिए अलग होता है, जितने भी डिफरेंट मटेरियल्स हैं सबके लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। दूसरा हैशटैग समझो जरा, दूसरा हैशटैग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हॉट एयर है ना, हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, कोल्ड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट जो है क्या है, लेयर्स है, और हर लेयर का टेम्परेचर क्या है, अलग होता है। तो इसीलिए जब लाइट रे एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो आपको स्टार जो है ट्विंकलिंग यानी कि चमचमाते हुए, टिमटिमाते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो ये रीजन क्या है इसका, व्हाई स्टार्स अपीयर्स ट्विंकलिंग, इसका आंसर होगा ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब कोई पूछ ले
कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो आप बोलना एज द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैज डिफरेंट टेम्परेचर सो दे हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसी वजह से लाइट सीधी नहीं आती है। ठीक है, तो और फ्लक्चुएट करता रहता है, जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा वैसे वैसे एयर का टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट करता रहेगा। वो जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आपने बनाई हैं उनका भी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लक्चुएट करेगा और इसीलिए लाइट आपको ऐसे टिम टिम करते हुए दिखेगी, है ना। अब जैसे हम लोग तो देहरादून में रहते हैं, अब हम शाम को छत पे जाके मसूरी को देखते हैं ना, वो पहाड़ पे मसूरी है, तो वहां पे हम लोग को स्टार ऐसे ट्विंकलिंग, जो लाइट वहां पर जली होती है वो भी ट्विंकलिंग करती हुई दिखती है ऐसे, क्योंकि मसूरी हाइट पर है। ठीक है, वहां पर थोड़ा टेम्परेचर भी कम है। अब देहरादून नीचे है, वहां पर थोड़ा गर्मी रहती है। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डिफरेंट है। तो इसीलिए आपको दूर अगर कोई लाइटनिंग सोर्स होगा तो उस वो आपको जो है ट्विंकल करते हुए दिखाई देगा, है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसे समझा ना आपने, बचपन में याद किया होगा। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, नाम याद हो जाएगा ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं उसको। अच्छा, दूसरी बात समझो, एक और बात समझो। ठीक है, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, जरा समझना जरा इसको, प्रिंसिपल ऑफ, समझो इस बात को जल्दी से, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखो लाइट के अंदर ना एक टेंडेंसी है कि लाइट जिस पाथ से आई है वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस भी जा सकती है। है ना मजेदार बात, कि लाइट रे जिस पाथ से आ रही है आप उसको एग्जैक्टली रिवर्स कर सकते हो। जैसे मान लो मैं जा रहा हूं ऐसे सीधे और सामने कुत्ता है, मुझे कुत्ते से डर लगता है। ठीक है, अब मुझे पता है कि अगर मैं पलट के भागूंगा तो कुत्ता मेरे पीछे भागेगा, तो मैं ऐसे चलूंगा, कुत्ते जी माफ कर दो, माफ कर दो। तो यानी कि मेरा जो पाथ है ना वो रिवर्स हो गया। तो लाइट के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है, लाइट के अंदर एक कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि सोचिए कि आपके पास एक ग्लास स्लैब है और इस ग्लास स्लैब पे ये लाइट जो है स्ट्राइक कर रहा है इस तरह से। तो जहां ये स्ट्राइक कर रहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, यहां आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस तरह से। ठीक, तो क्या होगा, लाइट रे बेंट हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, बोलो, है ना, लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो गई। अब वापस से यहां पर नॉर्मल बनाओ, वापस से आपने नॉर्मल बनाया तो लाइट रे गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन अगर हम यहां पर जो है एक प्लेन मिरर ले आए, प्लेन मिरर को हम परपेंडिकुलर रख दें, ठीक है, तो जब लाइट रे परपेंडिकुलरली इस पर स्ट्राइक करेगी तो आपको पता है परपेंडिकुलर अगर कोई लाइट रे किसी मिरर पर स्ट्राइक करती है सो वो सेम पाथ को फॉलो करेगी, इट गेट बाउंस बैक। तो ये बाउंस बैक हो जाएगा। अब लाइट ऐसे चलने लगी, पहले ऐसा आया देखो, धूम धूम ताना नाना धूम धूम, फिर टकराया इस पे, वापस से धूम धूम ताना नाना धूम धूम हो गया। यानी कि लाइट रे जिस पाथ से आई थी एग्जैक्टली उसी पाथ को क्या कर रही है, रिट्रेस कर रही है। रिट्रेस का मतलब है उसी पाथ को वापस फॉलो करने लगी। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। अब इस बात से हमें ये पता चलता है, इस बात से हमें पता चलता है कि 1μ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2μ1, ये याद रखना। ठीक है, मतलब यहां पर बाबू था, यहां सोना था, और जब 1 अपॉन में लेके आए तो सोना की जगह बाबू और बाबू की जगह सोना आ जाएगा। ठीक है, तो ये पता हमें किससे चलता है, ये पता चलता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से। याद हो जाएगा ये वाली बात। 1μ2 क्या होता है, 1μ2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2μ1, 1μ2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2μ1। अब सुनो जरा एक बात सुनो, एक और हैशटैग देखो जरा, कितना मजेदार हैशटैग बताऊंगा। ठीक है, बहुत मजेदार हैशटैग बताने वाला हूं मैं आपको। सोचिए कि आपके पास डिफरेंट लेयर्स हैं, सोचो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आपके पास, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना देते, एक लेयर ये बना दी, ठीक है, एक लेयर ये बना दी, ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना दी। ऊपर हवा है, ठीक है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है ना, छोटे बच्चे याद करते ना,
तो ऊपर एयर है, उसके बाद फिर वाटर आ गया, वाटर, ठीक है ना, ना वाटर नहीं लेते, यहां पर ऑयल ले लेते हैं, यहां ऑयल ले लिया हमने, यहां ऑयल ले लिया, ठीक है। अब ये मत पूछना कौन सा ऑयल लिया, अरे ऑयल लिया भाई, ठीक है। ये वाटर ले लिया, फिर ग्लास ले लिया, और फिर नीचे फिर से हमने एयर ले लिया, ठीक है। तो लाइट रे कैसे आ रही है, एयर से आ रही है, और फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली जो है वो वापस इमर्ज कर रही है इस तरह से, हमें नहीं पता बीच में क्या हुआ। तो अब आपको इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सरफेसेस या मल्टीपल लेयर्स। तो आप कैसे लिखोगे, कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ, देखो एक बार यहां हुआ एयर टू ऑयल, एक बार यहां होगा ऑयल टू वाटर, एक बार यहां होगा वाटर टू ग्लास, और एक बार लास्ट होगा ग्लास टू एयर। तो अगर पहला मीडियम और लास्ट मीडियम सेम है तो आप बस ऐसे लिख दीजिएगा 1 2 3 4 इज इक्वल टू 1। अब यहां लिखना क्या है, सुनो सुनो सुनो, पहला रिफ्रैक्शन कैसे हुआ, पहला रिफ्रैक्शन हुआ एयर टू ऑयल, फिर ऑयल टू वाटर, वाटर टू ग्लास, फिर ग्लास टू एयर इनटू 1। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर मल्टीपल टाइम्स रिफ्रैक्शन हुआ है तो ये रिलेशन होल्ड करेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में 3 डिफरेंट लेयर बना के दे दे, और किसी मिड वाले का पूछ ले, बताओ डब्ल्यू म्यू जी का वैल्यू बताओ, बाकी सबका वैल्यू दिया है, तो बस आपको ये रिलेशन लगाना है और आराम से आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक जो है लेटरल शिफ्ट के बारे में, फिर हमारा ग्लास स्लैब वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो लेटरल शिफ्ट निकालेंगे। अब जनता ये जानना चाहती है, जनता नहीं बच्चे जानना चाहते हैं कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाते पढ़ाते एक वर्ड बोला था, और वो वर्ड था लेटरल शिफ्ट, ठीक है, कि लाइट रे जब ग्लास के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है सो वो लेटरल शिफ्ट हो जाती है। लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या है, देखो मैं चल रहा हूं और चलते चलते मैं ऐसे हो गया, फिर चलने लगा, तो मेरा जो ओरिजिनल पाथ था और मेरा जो फाइनल पाथ है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब मैं ऐसे जा रहा था ऐसे, ठीक, फिर यूं मुड़ा, फिर ऐसे जाने लगा, तो ये वाला मेरा फाइनल पाथ है और ये वाला मेरा इनिशियल पाथ है, तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। तो आइए जरा जो है डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ये एक फिगर बना लिया हमने इस तरह की, ठीक है, ये ग्लास स्लैब बना लिया, एक रे ऑफ लाइट मैं यहां पर जो है ड्राइंग का सहारा लूंगा, एक रे ऑफ लाइट को इस तरह से स्ट्राइक करवा दिया। जब रे ऑफ लाइट यहां स्ट्राइक होगी तो भैया नॉर्मल भी चाहिए हमें, क्योंकि बिना नॉर्मल के हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, बिना नॉर्मल के हमें कैसे पता चलेगा रिफ्रैक्शन कैसे हुआ है। चलो मैं पेन से बना रहा हूं, दिस इज नॉर्मल। अब सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि लाइट रे अब बेंट हो जाएगी, बेंट हो गई, देखिए इस तरह से, ठीक है। अच्छा व्हाइट कलर चाहिए, कितने चूजी लोग हो तुम लोग, कह रहे कि व्हाइट से ही बनाओ, चलो व्हाइट से बनाता हूं। ये देखो अब क्या होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, फिर से रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये यहां पर फिर हम एक नॉर्मल डाल देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो लाइट रे का ओरिजिनल पाथ है, ठीक है, और यहां भी एयर है और लास्ट में भी एयर है, तो जो आपकी इमर्जेंट रे होगी, इमर्जेंट रे वो पैरेलल होगी किसके, इंसिडेंट रे के ओरिजिनल पाथ के। तो ये कितना शिफ्ट हुआ है, चुन्नू भैया, ये कितना शिफ्ट हुआ है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो एक परपेंडिकुलर आपने यहां ड्रॉ किया है ना, इसी को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लेटरल शिफ्ट कहते हैं इसे हम लोग। अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, चलो बहुत आसान है, आराम से सीख जाओगे। ये आई हुआ, ये आर हुआ, ये डेल हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन। इस वाले को नीचे ले आओ थोड़ा सा, ये ट्रायंगल पूरा कर दो, ऐसे कर दिया पूरा। मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये बी पॉइंट है, ये एम है और ये एन है।
अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ए बी एम ट्राइंगल को देखो। देखा देखा देखा, कौन सा ट्राइंगल? ए बी एम। ठीक है, तो ए बी एम क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और ए बी क्या है? ए बी है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ए बी क्या है? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। अगर मैं तुमसे बोलूं कि हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, ठीक है, तो इस एंगल के सामने की साइड क्या होती है राइट एंगल ट्राइंगल में? परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होती है? हाइपोटेनस। और ये क्या हो गया आपका? बेस। तो अगर मुझे बताओ बेस और हाइपोटेनस के बीच में कौन रिलेशन देगा? कॉस। तो मैं लिखूंगा यहां पर कॉस आर इज इक्वल टू बेस यानी कि टी ओवर हाइपोटेनस ए एम। तो ये मैंने ए एम लिख दिया। ठीक, तो ए एम का वैल्यू आ गया मेरे पास। ए एम का वैल्यू कितना आ गया? टी अपॉन कॉस आर आ गया। बात नंबर 1, ये समझ में आया? अब दूसरा ट्राइंगल देखो। अच्छा, ये कौन से ट्राइंगल से निकाला हमने? ये हमने निकाला इन ट्राइंगल ए बी एम ट्राइंगल से निकाला हमने। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल देखो ए एम एन। देखा, अगर ए एम एन ट्राइंगल से आप निकालोगे तो क्या होगा? इन ट्राइंगल, वापस चलो, इन ट्राइंगल ए एम एन ट्राइंगल में ये डेल है, तो इसके सामने ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर। ये 90 है, तो ये क्या हुआ? हाइपोटेनस। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? परपेंडिकुलर की। हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू है, तो साइन लगा दीजिए। तो साइन डेल इज इक्वल टू क्या होगा? साइन डेल क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर दी हाइपोटेनस ए एम। ठीक है, सो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? डी इज इक्वल टू आएगा ए एम साइन डेल। और ए एम का वैल्यू कितना है? बोलो, टी अपॉन कॉस आर। सो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या आया? टी साइन डेल डिवाइडेड बाय कॉस आर। और आपको पता है कि डेल इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ, डेल इज इक्वल टू होता है आई माइनस आर। तो ये हो जाएगा टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। ठीक है, तो ये रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। आ जाएगा ना समझ में कैसे कैसे किया हमने? ठीक, तो आज की वीडियो में देखो हमने कितनी अच्छी अच्छी बातें करी है ना। तो ये आपके चैप्टर का फंडामेंटल था। अगली वीडियो जब तक आए तब तक आप जो है अपना ये चैप्टर अपने बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में जहां हम बात करेंगे प्रिज्म की और टीआईआर और रियल और एपरेंट डेप्थ की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।